Us in continuation with CBSE sample question paper 2021-22 term 1. I've finished 39 questions and we're on the 40th one. So 40th says, read the following statements, assertion and reason. Choose one of the correct. Now please understand correct. Underline it if you want. Alternative given below. Now let's read the assertion. Since independence, the economic conditions of many farmers across India has improved as they have adopted horticulture as a secondary source of income. Looks to be true, right? Let's just take the reason. Reason is varying climate and soil conditions have given India an added advantage to be the producer of diverse horticulture crops. Even this seems to be true, right? So, well, simply both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Let's go to question number 41. It's a statement, again assertion and reason. Read the following statements, assertion and reason. Choose one of the, again correct, please underline, correct alternatives given below. So let's just look at that. Assertion. Demand deposits are considered as a convenient mode of payment for execution of even the high value transactions. तो बताते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं अच्छा रहता है, कन्वीनियंट रहता है एज अ मोड ऑफ पेमेंट. किसके लिए? फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ हाई वैल्यू, बहुत बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शंस करने होते हैं उसके लिए ये एक बेहतरीन तरीका है. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट इट. ये हो गया assertion. रीज़न देखते हैं. रीज़न में बोल रहे हैं डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन विथड्रॉएबल इन नेचर and cannot be withdrawn against issue of checks and similar instruments of payments. ये कह दिया इन्होंने, तो आप बताना क्या होगा. Is it true or false? Assertion और reason मिल रहे हैं. बिल्कुल सही आपने चुना. assertion जो है true है, ठीक है, पर जो reason है वो तो नहीं है, वो तो false है. Let's take up question number 42. Choose the correct alternative. Again correct. Alternatives दिए हुए हैं, इनमें से correct choose करना है. और एक अच्छी सी drawing बनी हुई है, ये picture बनी हुई है. To be filled in the given blanks A and B. ये A लिखा हुआ है और ये B लिखा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर में क्या लिखा है? लो प्रोडक्शन, फिर डैश, पता नहीं क्या है, फिर क्या होएगा? लो सेविंग्स, फिर डैश. तो आपने देखना है कि क्या आएगा. ये देखना, लो अगर प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा? लो लेवल ऑफ इनकम मिलेगी सबको, सही है. एंड वो होगा तो लो लेवल ऑफ, फॉर लो प्रोडक्शन हुई, लो लेवल ऑफ इनकम हुई, फिर क्या हो जाएगा? लो सेविंग्स होगा. अगर लो सेविंग्स होगा तो लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा. ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कम ऑन 1A सही है बिल्कुल. ऑफ कोर्स यू कैन सी, चेक ज़रूर कर लेना. लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाएगा, लो लेवल ऑफ इनकम नहीं, ऐसा नहीं होगा. लो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स नहीं, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है. सो द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज़ करेक्ट. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 43. 43 लेते हैं. Mrs. or Miss Ramanpreet has started a new business venture. उसने एक नया वेंचर शुरू किया बिजनेस का.
और शी इंटेंड्स टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट टूवर्ड्स, वो चाह रही कि बहुत थोड़ा ज़्यादा खर्चा करे किसमें, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ अ वर्कर्स, और अपने बिजनेस वेंचर में चाह रही है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाए ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अपने वर्कर्स पे, बिफोर पुटिंग देम टू वर्क. इट एग्जिबिट्स द राइट स्टेप in the direction of human capital formation. तो ये आपके इंडियन इकोनॉमी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से लिया हुआ है. अब देखो आगे स्पॉट, ये इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, 4. वो कह रहे हैं स्पॉट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट. हो सकता है कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हो बट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है टू द प्रोसेस of human capital formation by Mrs. Ramanpreet. पहला है add skills and expertise. बिल्कुल ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोगे तो उसमें स्किल्स, उनमें स्किल्स भी आएगी और एक्सपर्टाइज भी बेटर होंगे, उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करेगी. बी, एंश्योर्स जेंडर इक्विटी. इन द लॉन्ग रन हो सकता है बट जनरली नहीं होगा. एंड इंक्रीजेज, एक और है इंक्रीजेज आउटपुट प्रोडक्टिविटी. अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोगे तो आउटपुट प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. तो इसमें आप सी ले सकते हो कि जेंडर इक्विटी, मतलब मेल एंड फीमेल में इक्वालिटी आएगी. यस आएगी लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट नेसेसरली इमीडिएटली. तो इन्होंने लिखा हुआ है नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स. ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question 44. ठीक है, let's just take question 44. Suppose that balance of trade of a nation, balance of trade क्या होता है, export minus import, exhibits a surplus, surplus दिखा रहा है 20,000 करोड़ का. The import of merchandise of the nation is half of the exports of merchandise to the rest of the world. और हिंट ये दे रहे हैं कि जो आपको जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है सरप्लस पता है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इससे आप सरप्लस मेजर कर सकते हो. और सरप्लस है 20,000, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू 20,000. और इसमें इन्होंने कहा है कि जो इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्ट्स जो हैं वो हाफ है एक्सपोर्ट्स के टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वुड बी हाउ मच, रुपीज़ इन करोड़. तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 20,000 लिखा हुआ है ना. तो एक्सपोर्ट कितना हो गया, जितना भी होगा एक्सपोर्ट माइनस उसका हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू 2,000. ऐसे करके 40,000 आ गया आपका. तो दिस इज़ करेक्ट. ठीक है, इट्स अ सिंपल BODMAS न्यूमेरिकल, ब्रैकेट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. कैन जस्ट डू दैट. ठीक है, अब आ गया जी आपका 45th क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. तो आपने अच्छे से पढ़ना है इसको. ठीक है, तो आ गया आपका स्टेटमेंट 1. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ट्रिकल डाउन अप्रोच टू एलिविएट पॉवर्टी टू बेनिफिट द लास्ट मैन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड. कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, नीचे लाने, एलिवेट मीन्स नीचे लाने के लिए ट्रिकल डाउन अप्रोच लिया था. ट्रिकल डाउन अप्रोच मतलब ट्रिकल डाउन, ऊपर में ज़्यादा तरक्की होगी तो नीचे तक पहुंचेगा, सबको मिलेगा वो. टू बेनिफिट द लास्ट मैन, ताकि सबको फ़ायदा हो. बॉटम ऑफ द पिरामिड. पिरामिड क्या होता है, जो ऐसे होता है ना, ट्रायंगल ऐसे, पिरामिड. इजिप्ट का नाम सुना ना, पिरामिड जो होते हैं. एनीवेज, ऊपर से
नीचे में ज़्यादा पुअर पीपल आर मोर, लेकिन अगर आप ऊपर वालों मतलब इंडिया का कहना था कि ट्रिकल डाउन अप्रोच से सबको फ़ायदा होगा, ऊपर से सबको फ़ायदा होगा, पॉवर्टी ख़त्म होगी। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। एम्पिरिकल डेटा ओवर द years have shown that trickle down theory did not yield desired result in India। तो स्टेटमेंट 1 भी सही लग रहा है और स्टेटमेंट 2 भी हमें सही लग रहा है। ज़रा देखें कि क्या हैं ऑप्शंस, क्या है आपने सोचा है। सो आई हैव चेक द आंसर, लिखा है उन्होंने भी बोला बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, नाउ वी कम टू 46th क्वेश्चन। Read the following statement, assertion and reason. Choose one of the correct alternatives given below. अब assertion में है if the receipts and payments on the current account are equal, दोनों same होगा to each other, it depicts मतलब वो दिखाएगा a situation of, ऐसे लगेगा कि करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है। सही नहीं लग रहा ना, थोड़ा गड़बड़ी है, राइट? तो बोलेंगे ट्रू नहीं है, ये कैसे हो सकता है, दोनों सेम है तो सरप्लस कैसे होगा, है ना भाई। रीजन में देखो, अ सरप्लस करंट अकाउंट मीन्स दैट द नेशन इज लेंडर टू अदर कंट्रीज एंड अ डेफिसिट करंट अकाउंट मीन्स दैट द नेशन इज़ अ बोरोअर फ्रॉम अदर कंट्रीज। सही लग रहा है ये तो, ठीक है। तो इसमें बोथ डी ले लेते हैं कि एजर्शन तो जो है वो फॉल्स है, बट जो रीज़न है ना, जो सेकंड स्टेटमेंट रीज़न है, दैट इज़ ट्रू। अब आ गया आपका 47th, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें आपको चारों पढ़ना होगा ध्यान से, ये बहुत ज़रूरी है, ये 1-2 करके नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हाँ पहले ही मिल गया, आप अपने मन में सोच सकते हैं हाँ ये सही है, ये गलत है, वट एवर। लेट्स जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेटमेंट ए, और ये हमें, ये आपकी ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade। बिल्कुल सही है, इतनी उनकी ऐसी पॉलिसीज़ थी ना, रिस्ट्रिक्ट करते थे सारी चीज़ों में, टांग अड़ानी अपनी और ठीक नहीं करना, यू नो, लॉट ऑफ पॉलिसीज़ फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होती थी, बैकवर्ड खींचने वाली होती थी। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन में भी, ट्रेड एंड टैरिफ में भी, ठीक है, जो भी इन्होंने परसू किया। तो इससे क्या हो गया, एडवर्सली उसका जो इफ़ेक्ट था ना वो पॉजिटिव नहीं था, बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट था। किस पे? इंडिया के स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पे। हमारा ट्रेड ही जैसे होता ना कि इट वाज फेवरेबल टू देम, उनको उनके लिए सही था, हमारे लिए तो बहुत ही बिल्कुल नेगेटिव था। वी वर नॉट रियली गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम इट, ठीक है। जैसे हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स बहुत सारे ख़त्म हो गए, तो ये हो गया। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये सही है। बट आगे पढ़ भी लो, पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिखा है इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन एंड टैरिफ परसूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट फेवरेबली। अब देखो फेवरेबली है, फेवरेबली थोड़ी अफेक्ट किया है, एडवर्सली किया है, तो ये गलत है। फिर लिखा है लिबरल पॉलिसी, देखो लिबरल पॉलिसी करते तो अच्छा रहता ना, ठीक है। लिबरल पॉलिसी, हमारे तरफ भी लिबरल होते तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। सो लिबरल पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ
pursued by the colonial government adversely affected the structure composition. तो कैसे होगा? अगर लिबरल होता तो एडवर्स थोड़ी होता, फिर तो फेवरेबल होता है ना भाई. तो ये भी गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. फिर आपका आता है डी में भी, डी भी पढ़ लेते हैं भाई, कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परसूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट फेवरेबली. अभी आपने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज की हैं तो फेवरेबली कैसे होगा अफेक्ट? ये भी गलत है, राइट. सो ए इज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. नाउ वी कम टू द 48th क्वेश्चन. यहाँ पे लिखा है मैच द सिचुएशन गिवन इन कॉलम 1 with their respective implications given in column 2. तो कॉलम 1 को आपने कॉलम 2 से देखना है. मैच द फॉलोइंग जैसे होता है ना, और ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट टेक माइग्रेशन. हमें पता है जी माइग्रेशन किससे किसके होता है. ब्रेन माइग्रेशन से ब्रेन ड्रेन होता है. ए के साथ 3 जाएगा, देखना ज़रा, इसमें है ना, ए के साथ 3 जा रहा है. बी ले लो, ए में A2 है, सी में A1 है, डी में A2 है, तो डेफिनेटली ये बी ही होगा. अब देखना, लेट्स जस्ट टेक इट. अब लेट्स जस्ट टेक बी का 4, लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. अगर लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, 4 लिखा हुआ है, मिस मैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है ना. यू सो वी गॉट इट, इट्स बी. B4 C1 का देख लेना, देख ज़रूर लेना एक बार. पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट, अगर हाई ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की होगी तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सी का 1 दिया हुआ है. रिड्यूस इट रिड्यूसेस द पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ, सही है. और ऑफ कोर्स लास्ट, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग से क्या होगा आपका, यहाँ पे डी का 2 है. डी का 2 है imbalance between demand and supply of human resource. Imbalance between demand and supply of human resource. So this was simple. एक मिला. अगर 2 हो जाते ना, जैसे A3 और एक और A3 करते, तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि कहाँ है. ठीक है, थोड़ा फिर देखना पड़ता है. बट this was very good. So we finished with section B. We have 48 question. इसमें से आप 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, क्योंकि आपने सिर्फ 24 क्वेश्चंस हैं और उसमें से सिर्फ 20 करने हैं. 4 जिसमें भी डाउट हो ना, प्लीज़ लीव इट. ये नहीं कि आप सोच रहे हो मैं 24 का 24 कर लूँ. क्यों करूँ भाई? क्योंकि आपकी तो जो 20 में सही है वही करेक्ट होंगे, या बाकी तो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना भाई. सो बी वेरी केयरफुल. सिर्फ 20 करने. अब हम नेक्स्ट क्लास में वी विल डू, हम क्या करेंगे, सेक्शन सी करेंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें 10 क्वेश्चंस करेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.